गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये डाउनलोड कीजिए जरा, नीचे स्लाइड डाउनवर्ड एरो है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने पास। ठीक है, आप कर लोगे तो फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये मेरे पे डाउनलोड हो गया, आई डोंट नीड। ठीक है, अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू फॉरेक्स मार्केट। देखो फॉरेक्स मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर में पीपीटी में आप देखोगे फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन ये सब भी आया हुआ है ना, डेरिवेटिव्स के ऊपर ट्रेड पे डिस्कशन की हुई है। तो मुझे लगता है कि आपको उतनी डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है, बट एक जनरल सा ओवरव्यू आइडिया रहना चाहिए फॉरेक्स मार्केट का। तो वो इसमें मतलब आई फील लाइक 20-30% ऑफ द स्लाइड विल हेल्प यू। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये सेकंड स्लाइड है और मैं इसके बाद थर्ड स्लाइड शेयर करूंगा और उसके बाद वी कैन स्टार्ट दिस लेक्चर। 2:06 हो गए हैं, बाकी दो लोगों ने लगता है आज ज्वाइन नहीं करना है। ये हमारा यूनिट 4 के नाम से हमने पीपीटी शेयर किया है, जिसमें हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताया। और ये भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, बट अगर आप इसके अंदर जाके देखोगे ना, ये चीजें कुछ नहीं मिलेंगी इसके अंदर WTO के, बट इसमें मेनली आपके करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसके ऊपर बात की है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर बात की है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर बात की है। बस इसके आगे के टॉपिक्स इसमें नहीं है। मैं आपको ये थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ, उसके बाद हम इंटरनेशनल बैंकिंग में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ जाएंगे। कल हमने कुछ एक टॉपिक्स किए थे, जैसे फॉरेक्स का हमने पोजीशन देखा था कि कौन सी कंट्रीज हैं जो फॉरेक्स के बैलेंस सबसे ज्यादा होल्ड करके बैठी हैं। उसमें इंडिया भी आपके टॉप 10 में ही आ रही है। ठीक है, और आप सबसे ज्यादा कौन होल्ड किया हुआ है? चाइना होल्ड करके बैठा है। फिर उसके बाद आपके पास जापान आ रहा है। ये सब इमर्जिंग, ये नहीं या तो ये बहुत डेवलप्ड है या ये इमर्जिंग है। ठीक है, फिर इंडिया भी बहुत तेजी से आ रहा है, क्योंकि इंडिया का अप्रॉक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन का 600 बिलियन US$ रिजर्व है। ठीक है, सो फॉरेक्स में इंडिया इज इन गुड रैंकिंग। देखो किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि उसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, और यहाँ पे फॉरेक्स मींस फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास पैसा होगा और वो पैसा जो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप कुछ भी खरीद, और इससे इंडियन रुपी की है उसके ऊपर भी बहुत इंपैक्ट आता है। ठीक है, अब हम फॉरेक्स जो है फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होल्ड करते हैं। आरबीआई हमारी एपेक्स बॉडी जमा करके एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगा के रखा हुआ है, लॉ है, जिसको यूज करके हम फंड्स को इनफ्लो आउटफ्लो करते हैं। ठीक है, परमिटेड लिमिट है, एक परमिसिबल लिमिट के विद इन अगर आप कुछ काम करते हैं तो यू डोंट नीड अप्रूवल, लेकिन अगर आप एक्सीड करेंगे उस लिमिट को तो आपको अप्रूवल्स चाहिए रहेंगे। ठीक है, जैसे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट है या किसी भी पर्पज से बाहर पैसा भेजना है और आपको बाहर जाके ट्रीटमेंट कराना है, तो फॉर दैट यू नीड स्पेशल अप्रूवल्स। ठीक है, वो ग्रांट हो जाती है, बस आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा विद योर रिस्पेक्टिव बैंकर, जो आरबीआई से अप्रूवल्स लेके आपको आपकी नीडफुल फॉरेन एक्सचेंज अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहे हैं DGFT। DGFT इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस ट्रेड के थ्रू आप लोग देखो फाइनेंसिंग कौन कर रहा है इस ट्रेड की? बैंक्स कर रहा है। कौन से बैंक्स कर रहे हैं? जो इंटरनेशनल बैंकिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमारे पास बैंक्स के अंदर दो टाइप ऑफ बैंकिंग अवेलेबल है, एक है कॉर्पोरेट बैंकिंग, एक है रिटेल बैंकिंग। अब कॉर्पोरेट बैंकिंग ये बिजनेसमैन को देते हैं, और रिटेल बैंकिंग क्या है? ये इंडिविजुअल्स को देते हैं। जैसे NRIs है, खुद से अपने बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो वो इंडिविजुअल कैटेगरी में चले जाएंगे। बट जब हम किसी बिजनेस हाउस को लाने के लिए LC की सपोर्ट दे रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट की सपोर्ट दे रहे हैं, देन इट गोज इनटू आपका फंड बेस्ड लिमिट। दिस इज इनिशियली अ नॉन फंड बेस्ड लिमिट, बट लेटर ऑन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फंड बेस्ड लिमिट फैसिलिटी गिवन टू अ बिजनेसमैन। ठीक है, अब LC क्या है? देखो छोटा सा कंसेप्ट है, आपको ऑलरेडी पता होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं कहीं पे। तो इसमें होता क्या है कि एक आपका बायर है और एक आपका सेलर है, और ये यूजुअली दोनों डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हैं। लोकल भी होता है कि नॉर्थ और साउथ में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, बट उसमें क्योंकि इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है तो हमारा फॉरेक्स नहीं आ रहा। फॉरेक्स कब आएगा? जब दो डिफरेंट कंट्रीज में आपके बायर और सेलर बैठे हैं। लेकिन आज के डेट में देखो सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? चाइना। और इंडिया को हम एक बायर की तरह से लेते हैं। आपको पता है इंडिया में एक ड्राइवरलेस ट्रेन बैंगलोर में लॉन्च करने वाले हैं ये लोग, जिसके लिए चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। वहां के 24 इंजीनियर्स को अभी इन्होंने, और ये अप्रोक्सीमेटली 50 के करीब है जो चाइनीज नेशनल इंडिया में आके इस सारे सिस्टम को चलाएंगे। ठीक है, इंडिया चाइना वैसे नहीं बनती, लेकिन अगर आप देखो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, चाइना इज वेरी 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 फास्ट, वेरी डेवलप्ड। ठीक है, तो ये जो लोगों को आप वीजा दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप उनसे एक प्रोडक्ट ले रहे हो। तो बायर कौन है? इंडिया। सेलर कौन है? चाइना। अब ये दो डिफरेंट कंट्रीज है ना। और यहाँ पे इंडिया में कहाँ पे? इंडिया में हर जगह हो रहा है क्या? मैंने लिखा बैंगलोर। बैंगलोर कहाँ पे है? बैंगलोर कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका में अभी रूलिंग पार्टी कौन है? इज नॉट बीजेपी, no, इट्स बीजेपी। अभी बीजेपी आ गई है ना। इसी आप देखो बीजेपी ये कांग्रेस है? कंफर्म कीजिए मुझे, एक मिनट, थोड़ा डाउट है, पॉलिटिक्स में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कर्नाटका में इज इट कांग्रेस?
की हालत खराब करी थी, एंड यू सी हेंस आई एम डाउटफुल। प्लीज अगर आप सुन रहे हैं तो कंफर्म कीजिए, नहीं पता तो बोलो नो आइडिया, बिल्कुल कितना होगा उसी हिसाब से कुछ चलेंगे। नो आइडिया, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे बीजेपी है या नॉन बीजेपी, कोई तो होगा ना पॉलिटिकल, नॉन बीजेपी भी हो सकता है। अब जो भी है उसका सेंटर में लाइजनिंग क्या है आई डोंट नो, बट इनको एक टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए इन्होंने सेंटर से अप्रूवल ली और सेंटर से अप्रूवल लेके इन्होंने चाइना की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वहां से सामान ले लिया। अब ये कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, लेट से 25,000 करोड़ रुपए का, 25 और 250 करोड़ का है, चलो सस्ता कह रहे हैं ना, सस्ता ही कर लेते हैं। 250 करोड़ का सारा प्रोजेक्ट है। उस 250 करोड़ को अब ये चाइनीज कंपनी जो बेच रही है उसके पास क्या क्रेडिबिलिटी है कि इंडिया की तो उनसे बनती नहीं, वो यहाँ सामान भेज दे और बाद में उसको पेमेंट करें हम। व्हाट इफ अगर हम उसकी पेमेंट ब्लॉक कर दें, ब्लॉक ही कर दे, सामान आ गया, अपना काम खत्म, इंजीनियर आ गए, अपने इंजीनियर्स को भैया अपनी वो क्या करो, हाउस अरेस्ट में रख लो, उनसे काम कराते रहो बॉन्डेड लेबर की तरह से, छोड़ना नहीं, चुपचाप से करते हैं। देखो ऐसा प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, ट्रेड इश्यूज होंगे, ठीक है। और हम फ्री ट्रेड की बात नहीं कर सकते, हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है, तो सबको स्पेस देनी पड़ेगी। कंपटीशन है, कंपटीशन को प्रमोट करना पड़ेगा। अगर कोई बना रहा है कोई प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी रिकॉग्निशन है, तो उसको अपनी मार्केट में एक्सेस देने से रोक नहीं सकते। तो अगर हम एक्सेस दे रहे हैं तो उनके साथ जो आने वाले टेक्नोलॉजी है उसको और उसके मैन पावर को भी लेके आना पड़ेगा, स्किल्ड मैन पावर है जिसकी बैडली रिक्वायरमेंट इंडिया में। तो अब वो जो कंपनी सामान बेच रही है 250 करोड़ रुपए का, उसको क्या श्योरिटी है, उसको क्या गारंटी है कि वो उस जाएगा। 250 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं है, लेट से हम ये रुपया या 25,000 करोड़ रुपए, क्योंकि ये कुछ नहीं है बॉस, बड़े बड़े तो आप एक एक फाइटर प्लेन खरीदते हो ना, कितने हजार 100 करोड़ में जाता है वो। राफेल जो आपने लिए, ये कोई भी आर्टिलरी गन बाहर से, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हमारे पास अभी रिसेंटली जो इंडक्ट हुआ है S-400, हम पे लगे हुए हैं रशिया से, रशिया बनाता है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी बाहर से कोई मिसाइल इंडिया में आए तो हम उसको रास्ते में डिफ्यूज करेंगे टारगेट। तो इसकी जो कॉस्टिंग आ जाती है ना, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आती है, ठीक है। और ये बैटरी ऑपरेटेड, मतलब इनका एक नहीं होता है, इसका पूरा ग्रुप आता है, पूरा ग्रुप मींस पूरी व्हीकल, उस पे प्रीफिल मींस उसकी जो मिसाइल्स यूज होंगी उसका भी कुछ एक स्टॉक लेना पड़ेगा, तो ये इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जो बिलियंस में हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट कैसे है, ट्रस्ट कैसे है, यू सी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है बीच में, ABC कोई कंपनी है बैंगलोर की, वो XYZ कंपनी है चाइना की, उससे ट्रांजेक्शन हो रही है आमने सामने, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। दो कंपनीज हैं, दो कंट्रीज में, और आपस में ट्रेड कर रहे हैं, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है। जो बेच रहा है वो तो यही चाहेगा ना कि मेरा पैसा सब पहला अपफ्रंट दो यार, मुझे पहले पैसे दोगे तो मैं सामान निकालूंगा उसके थ्रू। अगर मैं सामान भेज दूं और उसके बाद आप पेमेंट नहीं दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होती है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेलर है उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा अपफ्रंट, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 30 डेज 60 डेज या 90 डेज, कुछ टाइम पीरियड का क्रेडिट देना पड़ सकता है। तो उस टाइम पे वेटिंग करने के बाद क्या गारंटी है कि वो पैसा नहीं दे, है ना। तो उसके लिए हमें श्योरिटी चाहिए, वो श्योरिटी कौन देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट की फॉर्म में मिलेगी श्योरिटी, वो हमें बायर्स का बैंक देगा। जो बायर खरीद रहा है ना, वो अपने बैंक से टाइप डॉक्यूमेंट देगा। उस गारंटी के अंदर क्या लिखा होगा कि भाई ड्यू डेट पे जो 30 डेज पे है या 60 डेज पे है या 90 डेज पे है, हमें इतना अमाउंट क्लियरली मेंशन होगा, डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, जो भी है, डेट भी डिफाइंड होगी बड़ी क्लियर रिटन फॉर्म में कि हमें ये अमाउंट उसको ट्रांसफर करना है अगली पार्टी को। और इसके लिए देखो, जो बैंक गारंटी दे रहा है ना, जो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है, वो एक श्योरिटी दे रहा है कि इस पार्टी का, जो हमारी इंडिया की कंपनी ABC, इसकी नेटवर्थ इतनी करेगी, अगर ये नहीं करेगी तो हम लोग बैठे, डोंट वरी। तो यू हैव ए श्योरिटी, उस श्योरिटी के बेसिस पे XYZ भेज रहे हैं इंडिया में कंफर्टेबली, ठीक है। इसका नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, अब मैं इसको ना पेन का कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें घुमानी है। देखो इसने अपने बैंक से, यहाँ पे इसका बैंक है, BB लिख रहा हूं, BB मींस बायर्स बैंक, SB मींस सेलर्स बैंक। अब बायर ने सेलर से कुछ खरीदना है, सेलर ने गुड्स भेजने हैं, लेकिन गुड्स भैया मुझे LC भिजवा, बायर अपने बैंक के पास जाएगा, बोलेगा भैया मुझे एक LC चाहिए, वो पूछेंगे कितने की चाहिए, भैया 25,000 करोड़ की चाहिए। अब देखो कोई 25,000 करोड़ रुपए की श्योरिटी देने लगा है, तो आपको लगता नहीं है बैंकर जो है वो अपनी गारंटी या कुछ मांगेगा कि जिससे अगर ये भाग जाए ड्यू डेट करनी पड़ेगी, इस श्योरिटी करेंगे। तो हम बंदे की, कंपनी की नेटवर्थ देखेंगे, उनकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज देखेंगे जिनको हम कोलेटरल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जिम बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नीचे कहीं पे एग्जिम बैंक भी दिया हुआ है इन LCs के अंदर। यहाँ पे इंडियन बैंक जो है उसको एग्जिम बैंक भी सपोर्ट करता है एक्सक्यूज मी। देखो इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई गारंटर्स चाहिए, तो एग्जिम बैंक जो है इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एपेक्स बॉडी है, जो इंडिया के ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी इंटरनेशनल मार्केट में जरूरत पड़ती है तो ये सपोर्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ, बायर ने सेलर के रिक्वेस्ट पे अपने बैंक से रिक्वेस्ट की और एक LC बनाने के लिए कहा,
और एलसी के लिए बैंक ने अपनी सिक्योरिटी मांग ली, अपनी डॉक्यूमेंटेशन मांग ली, अपनी प्रोसेसिंग फी मांग ली और अपने चार्जेस बताए। ये बायर ने अपना वो सब करने के बाद एक एलसी इशू करवाया और वो एलसी को भेज दिया बैंक सेलर के पास। यानी जो ऑर्डर भेजा है ना, इनवॉइस तभी जनरेट होगा जब एलसी पहुंच जाएगी। अब एलसी पहुंचने पे सेलर क्या करता है? सेलर कहता है भैया मैं तेरे को जानता नहीं, लेट मी कंफर्म। वो अपने बैंक में भेजता है कि भैया चेक करो ये एलसी आई है, इंडिया में कोई बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक जेन्युइन है कि नहीं है पता नहीं, आप एक बार चेक। इनके बैंक का काम क्या है? क्योंकि बैंक आपस में एक दूसरे को जानते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो उसकी वैलिडेशन करेगा, क्रॉस चेक करेगा और वो बायर बैंक को भेजेगा, यानी जो जिस बैंक ने इशू किया ना उसको भेजेगा कि भैया एसबीआई आपने क्या ये डॉक्यूमेंट इशू किया है, चेक करके बताओ। डॉक्यूमेंट का नंबर दे रखा है, डॉक्यूमेंट की डेट दे रखी है, डॉक्यूमेंट में अमाउंट दे रखा है, पार्टी का नाम मेंशन है, ये सारी चीजें। ठीक है, क्या आपने ये बनाया? क्या अगर बनाया तो एक बार कंफर्मेशन दे दो। तो जो सेलर का बैंक है वो कंफर्मेशन लेता है, रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए, वर्बल नहीं। भाई आप आज मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझे बोलो सर असाइनमेंट में नंबर दे दोगे, आई डोंट हैव एनी इशू, मैं कहता हूं ले लो भैया मैं दे दूंगा, आप आना, मेरे को 3 दिन के दूंगा आपका काम। देखो आज मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वो मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ इस बेसिस पे कि आज मैं आपके साथ इस क्लास में बैठा हूँ, 3 दिन के बाद आपको लगता है मैं याद कर पाऊंगा कि मैंने क्या कहा था आज के लेक्चर के अंदर? इट्स वेरी टफ, बहुत मुश्किल है कुछ भी याद रख पाना, इतना ज्यादा। क्योंकि अपने पास हम लोग ऑन एन एवरेज यहाँ पे फैकल्टी के पास 4 से 5 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 60 के करीब बच्चे होते हैं। तो आप इमेजिन करो जब आपके पास के करीब बच्चा है और हर कोई चैट करने लग पड़े, सर्च करोगे। पीसीबी की एक क्लास में तो एक टाइम पे 260 से 300 बच्चा आ रहा है, एक क्लासेस है उसमें 300 बच्चा आ रहा है। ठीक है, एमकॉम की जो क्लास है उसमें 300 बच्चा आ रहा है, तो सबके पास मेरा नंबर है, सारे लोग चैट करेंगे, कहाँ वायबल है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ इसमें क्या क्या जोड़ रहा हूँ इसको मैं, जो यहाँ पे बात हो गई हमारी इनफॉर्मल शुरू, वो ये कि चैट वर्बल डिस्कशन से कुछ नहीं होता, आपको रिटर्न कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। जो मैं कंफर्मेशन मांग रहा हूँ ना, आपको रिटर्न में कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? जब आप मुझे रिटर्न में कंफर्मेशन दोगे तो बाद में आप भाग नहीं सकते हो। ठीक है, आपको कंफर्मेशन को यहाँ से में कंफर्मेशन गई है उस फॉरेन बैंक के पास, तो वो फॉरेन बैंक अपने सेलर को कंफर्म करेगा। सेलर को क्या कंफर्म करेगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है सर, जो उसमें सीरियल नंबर डाला वो सही है, जो पार्टी ने इशू किया वो भी सही है, उसका बैंक अभी ऑथराइजेशन दे रहा है इस चीज को यूज करने के लिए, और ये ड्यू डेट पे उसका बैंक श्योरिटी दे रहा है कि वो आपको रीपे करेगा। ठीक है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आप अपने गुड्स भेज दो। ठीक है, जैसे ही ये गुड्स दूसरी पार्टी के पास पहुंचते हैं उसका टाइम पीरियड चालू हो जाता है। 30, 60 और 90 डेज की बात की थी, उसके हिसाब से उसको क्रेडिट पीरियड जो भी आप अवेल करवाना चाह रहे हो, जो देना चाह रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके रीपेमेंट डेट्स आ जाएंगे। ठीक है, और मैच्योरिटी डेट पे नहीं है कि बायर पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, आपका बैंक बहुत स्मार्ट है, वो अपने से इनिशिएट कर देगा। जैसे आज 31st आज क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है ना, 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है, लेट्स से भाई 31 दिसंबर को पेमेंट ड्यू है, तो ये बैंक क्या करेगा 28 या 29 दिसंबर को रिमाइंडर मार देगा। रिमाइंडर देगा क्या कि सर आपकी पेमेंट जो इतने अमाउंट की है फॉर एबीसी कंपनी इन चाइना, आपको वो पे करनी है 31 दिसंबर को, मेक श्योर पेमेंट इज मेड ऑन टाइम। यानी ये 3 दिन पहले देने का पर्पस क्या है कि हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं कोई डिफॉल्ट ना हो जाए, है ना। और इसमें देखो अब 3 दिन पहले जब रिमाइंडर दिया, मैं एक और कलर पेंसिल चेंज करता हूँ क्योंकि अभी सब बॉक्स कलर हो गया। अब देखो बैंकर ने तो श्योरिटी दे दी थी, अब उसने उसके लिए चार्जेस भी ले लिए, उसने कोलैटरल भी ले लिया, सिक्योरिटी रखा तभी तो दिया ना ये सब। अब मैच्योरिटी डेट पे भाई ये बायर को पूछता है पेमेंट है तो दे। अगर इसका देखो होता क्या है, यूजुअली इन बिजनेसमैन का अकाउंट भी उन्हीं बैंक्स में होता है, हम अकाउंट में चेक करेंगे फंड्स है, अगर है तो वहां से सिंपली डेबिट मारेंगे अकाउंट को और वो फंड्स को दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि फंड्स बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कभी कभी फंड्स ना हो। ठीक है, तो क्या हम वेट करेंगे यहाँ पे फंड्स के आने की? मैं यहाँ पे एक इंग्लिश में वर्ड लिख रहा हूँ वेटिंग। हम वेटिंग लगा सकते हैं क्या? वेटिंग नहीं लगा सकते। देखो आप वेट नहीं करो, आपको पेमेंट इमीडिएटली रिलीज करके भेजना पड़ेगा चाइनीज बैंक को, क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो आपको फाइन और पेनल्टी लग जाएगी। इसके लिए इनको इमीडिएटली पेमेंट रिलीज करना और बाद में ये रिकवरी लेते रहे अपने पार्टी से। भाई अपना बैंक है, जब मर्जी लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास कोलैटरल है नहीं है तो इसको भी लिक्विडेट कर देंगे, इसको भी ऑक्शन में निकालेंगे मार्केट से। देखो अभी इसमें एक और प्रोसेस आ जाता है ऑक्शनिंग का। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? आपको पेमेंट करनी थी 2500 करोड़ की, आपने कोलैटरल ले रखे थे। कोलैटरल की हमेशा वैल्यू जो होती है ना, कोशिश हम ये करते हैं कि जरूरत से ज्यादा हो। 2500 करोड़ का लोन है तो हम आपको 2700 या 2800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर देंगे, और ये प्रॉपर्टी जो है मार्केट की हमेशा प्रॉपर्टी की वैल्यू करते हैं। आप देखो बिजनेसमैन जो है वो हमेशा प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा बताएगा, जो बैंक वाले हैं ना वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो डिस्ट्रेस वैल्यू लेनी है। एक वर्ड आगे, डिस्ट्रेस वैल्यू का मतलब क्या? इमरजेंसी में अगर मैं वो प्रॉपर्टी को बेचता हूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे मार्केट से। डिस्ट्रेस वैल्यू जो निकाल रखी है वो आपकी प्रॉपर्टी की 2650 करोड़ है। लोन कितना ड्यू है? 2500। आपको टाइम देना है, नोटिस दे देना है कि भैया ड्यू था, आपके अकाउंट में तो नहीं था, अब आप हमें इमीडिएटली इस डेट तक फिर अपने कर देंगे शुरू। तो उसमें अगर हम ऑक्शन करते हैं और हमारे को यहाँ पे 2500 करोड़ की जगह 2515 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, यानी 15 करोड़ रुपए ऊपर मिल जाते हैं, तो अब हम क्या करेंगे? क्या हम रख सकते हैं? आपको ये क्लियर कर दूं कि जो 2500 करोड़ रुपए ये आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एज अ बैंक, तो आप वो ले लो। 15 करोड़ रुपए ऊपर का है जो आपका नहीं है,
तो आप उसको होल्ड नहीं करेंगे, वो आप अपने पार्टी को ट्रांसफर कर देंगे वापस, अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है उस केस में। ठीक है, तो बैंक्स के अंदर इतना बढ़िया सिस्टम है कि इवन अगर कुछ पैसे भी हो ना आपके अकाउंट में, तो वो भी आपको चेक में बना के वापस करते हैं। चेक होता है 2 रुपए का, 3 रुपए, 5 रुपए का, आपके अकाउंट में बैलेंस है कुछ पैसे 3 रुपए 22 पैसे, तो वो 3 रुपए 22 पैसे का चेक बना के भेजेंगे, अपने ऊपर कॉस्टिंग लेंगे वो उस चीज की। क्लियर है? अगर ये मैकेनिज्म क्लियर है तो मैं इन सब मैकेनिज्म को एक स्क्रीनशॉट के बाद सब उड़ा दूंगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये एक स्क्रीनशॉट लिया हमने अपने रेफरेंस के लिए, इसको कहीं सेव मारा, मस्ट अटेंड हुआ फ्री। चलो मैंने वो स्क्रीनशॉट उठा लिया यहाँ से। अब मैं आपके इस पूरे कंटेंट को साफ करते रहूँ। चलिए, हो गया क्लियर? तो अभी हमने जो बात की उसमें क्या की, हमने थोड़ी WTO की बात की जहाँ पे हमें ट्रेड ओपन करना है, और इंटरनेशनल ट्रेड की बात की। उस ट्रेड में फैसिलिटेटर जो एग्जिम बैंक है उसके रोल की बात की, जो फैसिलिटेटर का काम करेगा, और DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये लोग आपके फॉरेन ट्रेड में मदद करते हैं, यानी वो स्कीम्स निकाल के लेके आते हैं, सपोर्ट करती है। ठीक है, पैकेजिंग क्रेडिट करके एक कंसेप्ट होता है, पैकेजिंग क्रेडिट। मैन यहाँ से सामान बाहर भेज रहा है, उस के लिए लॉजिस्टिक्स का खर्चा लगेगा, उसको यहाँ से पैकेज भेजनी पड़ेगी। बिजनेसमैन है, सामान बेच रहा है, उसको ये पैसा रिकवर हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो सकता, 30 डेज या कुछ 45 डेज के बाद, इतने दिन में वो पेमेंट आएगा। अब भाई बिजनेसमैन के पास पैसा होगा तभी तो वो पैकेजिंग करेगा, तभी तो नीड असेसमेंट मार्केट वगैरह ढूंढ पाएगा। मार्केट कौन ढूंढ रहा है आपके लिए, बताओ? जो एग्जिम बैंक है इसका एक और इंपॉर्टेंट रोल है कि वर्ल्ड वाइड जहां पे भी जितने भी मार्केट्स अवेलेबल हैं, ये उन सब की इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आ रहा है। किसके लिए? इंडियन बिजनेसेस के लिए। कहां फैसिलिटेट कर रहा है? उनको लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी वगैरह देके उन जगह पे लोकेट कर रहा है मार्केट में, जहां भी कंपटीशन है और जहां पे भी अपना प्रोडक्ट बिक सकता है, जो हमारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, नीड है, जहां पे वो सब आइडेंटिफाई करके बिजनेस हाउसेस को बता रहा है। यानी इतना बड़ा रोल है एग्जिम बैंक का। एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को प्रमोट कर रहा है। मेनली हमारा क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज इसी से निकाल रहे हैं। एग्जिम IM मींस इंपोर्ट पे हम ज्यादा जोर नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि ये हम डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। मेड इन इंडिया कैंपेन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर इसको और ये बता रहे हैं कि जब भी पेमेंट फ्यूचर में आपको वापस आ जाएगी, आप अपने लोन्स क्लियर कर देंगे। प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट। अब मैं यहाँ 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्री एंड पोस्ट, पहले और बाद में, और एक वर्ड यूज कर रहा हूँ शिपमेंट। शिपमेंट क्या होता है? आपको शिप का मतलब तो होता है जहाज, है ना? जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो आपको पक्का से कंसाइनमेंट को कहीं से कहीं भेजना पड़ेगा, और लैंड हो सकता है, सी हो सकता है, एयरवेज हो, डिपेंडिंग ऑन योर आइटम विच इज बीइंग एक्सपोर्टेड, जो आप भेज रहे हो या मंगा रहे हो। उसमें ये एक्चुअली भेजने वाली सिचुएशन है जहाँ प्री, भेजने से पहले फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, उसको प्री शिपमेंट क्रेडिट में डील करते हैं। भेजने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, हमने सामान भेज दिया, ठीक है, हमारे पास बिल ऑफ लेडिंग, यानी जो सामान जब भेजा, इनवॉइस बनाया, उसको कस्टम्स वालों ने वेरीफाई किया, बिल ऑफ लेडिंग जनरेट करके दिया। ये सब चीजें लेके क्या आप लोन ले सकते हो? आपको फाइनेंस कौन कर रहा है? बैंक्स कर रहा है। ठीक है, इंडियन बैंक्स भी करते हैं, फॉरेन बैंक्स भी करते हैं। जो हम एक और टर्म कर रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो हमने बनाया ना, इससे क्या हुआ, हमारे पूरे मैकेनिज्म के अंदर एक सेलर पार्टी है, इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, वो इंस्ट्रूमेंट श्योरिटी दे रहा है कि 90 डेज या जो भी क्रेडिट पीरियड है उसके बाद पेमेंट पक्के से आएगा। देखो, ये एक पॉइंट है जो आपको समझना है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मार्केट में लिक्विडिटी है। LCE इज ए लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। मार्केट में हम इसको डिस्काउंट कर सकते हैं। इसकी डिस्काउंटिंग के ऊपर कल हमने शायद एक बिल डिस्काउंटिंग का थोड़ा सा कुछ वर्ड रखा था रेफरेंस में। देखो, आप इसको डिस्काउंट कर सकते हो ड्यू डेट से। आपको कितना टाइम दिया था? 90 डेज का टाइम दिया था, बट जरूरी थोड़ा 90 डेज तक कोई पंगा नहीं होगा। हो सकता है 30 डेज में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है 60 डेज में प्रॉब्लम हो जाए। प्रॉब्लम कभी भी आती है, किसको पता नहीं चलता। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इसका नहीं पता चल रहा है। लेट्स से 60 डेज में आपको 90 डेज का टाइम पीरियड था, लेकिन फर्स्ट 60 डेज के अंदर आपके एक इमरजेंसी स्ट्राइक हो गई बिजनेस हाउस में, और आपको उसके लिए फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस लाने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा। सिक्योरिटी तो पहले ही सब कुछ हो चुका है, सब इधर उधर। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि अगले 30 दिन के लिए हमें कहीं से पैसा उठाना है। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया ना, जो दूसरी पार्टी ने हमें डेज पे, हम इसको डिस्काउंट कर रहे हैं। डिस्काउंट किसके पास करेंगे? फिर बैंकर के पास जाके करेंगे। देखो, कौन सा बैंक करेगा? इंडियन बैंक या फॉरेन बैंक? ये कोई भी कर सकता है। इंडियन बैंक करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंडियन बैंक को एक बिजनेस मिल रहा है फॉरेन का, वो बिल्कुल करेगा, अपनी कमीशन चार्जेस लेगा। और यहाँ पे हम फॉरेन बैंक से भी करवा सकते हैं, क्योंकि फॉरेन बैंक्स की जो ब्रांचेस है इंडिया में, फॉरेन बैंक्स का क्या है, उनके अंदर फंड की रेमिटेंसेस फास्ट है, फॉरेन फंड्स की रेमिटेंसेस फास्ट है। हमें यहाँ से, अब देखो, हमारे यहाँ पे जो बैंक्स हैं, हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, हम फिर प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं, फिर हम फॉरेन सेक्टर में एक बैंक है इंडियन और एक है फॉरेन बैंक्स। ठीक है, सो अगर कोई बिजनेसमैन है ना, उसको ये चीज बड़ी क्लियर है कि इंडियन बैंक्स तो भैया करेंगे, लेकिन बहुत टाइम ले लेंगे, चार्जेस भी हो सकता है ज्यादा। प्राइवेट बैंक उनसे तेज है, हमारे अपने HDFC ICICI बहुत तेज है गवर्नमेंट बैंक से, तो ये और जल्दी करेंगे। लेकिन अगर आपको ये एक्चुअल जो भी बिजनेसमैन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, आप देखोगे उसमें फॉरेन बैंक्स में सबका अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन से रेमिटेंसेस, पैसा मंगाना है या भेजना है, ये फ्लॉलेस होगा, तेजी से होगा। इनके नेटवर्क हर जगह है एस्टैब्लिश। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस की जितनी ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुई हुई है ना, आई डोंट थिंक सो कि SBI उतना ज्यादा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसका की नेटवर्क और रीच बहुत ज्यादा है। अब मैं अफ्रीका का कोई कंट्री का नाम ले लेते हैं, जैसे नामीबिया करके कंट्री है।
अब नामीबिया के अंदर एसबीआई है कि नहीं है, आई डोंट नो, बट आई एम श्योर दैट नामीबिया के अंदर एचएसबीसी और ये जितने फॉरेन बैंक हैं इनकी पक्का ब्रांच होगी, एटलीस्ट एक उनकी कैपिटल सिटी में, ठीक है। इंडियन बैंक है कि नहीं है, लेकिन हमें किसी रिप्रेजेंटेटिव बैंक को ढूंढना पड़ेगा जो हमें उस कंट्री के, उस सिटी के लोकल ऑपरेशंस में मदद करेगा। तो डोंट वरी, आप खुद से, इसके लिए आपका जो भी एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर आप उससे कोलैबोरेट करो, वो अपने से आपका फॉरेन कोलैबोरेटर ढूंढ लेगा। हाँ, उसमें ये जरूर रहेगा कि ये लोग अपनी कमीशन लेंगे, वो अपनी कमीशन लेंगे, तो आपके चार्जेस थोड़े, इसको अगर बचाना है तो आप क्या कर सकते हैं, के साथ कोलैबोरेट करो, क्योंकि उनकी जब डायरेक्ट अपनी ब्रांच होगी तो वो बस एक ही कमीशन लेंगे, इंडियन बैंक का कोई कमीशन नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अपने बिजनेसमैन बड़े क्लियर है कि हमें फॉरेन बैंक से क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, जब पेमेंट लेनी है बाहर से तो तेज आनी चाहिए, जब पेमेंट भेजनी है बाहर को तो स्लो होनी चाहिए। तो क्या हम 2 अकाउंट खोल सकते हैं? अरे स्मार्ट वर्क है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जब भी करते हो कोई काम तो आप डिस्क्लोज करते हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैसा मंगाने के टाइम पे एक, पैसा भेजने के लिए दूसरा अकाउंट, ये फेयर नहीं लगेगा। तो इसलिए मोर और लेस आपको एक बोलना पड़ेगा, तेजी से आएगा तो तेजी से जाएगा भी, आएगा तो स्लो से जाएगा भी। तो आप अपनी बिजनेस की सिचुएशन के हिसाब से कर लीजिए कैसा करना है, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, इस स्क्रीनशॉट को भी उठा लेंगे यहाँ से। हाँ चलिए, ये थोड़ा एलसी के बारे में पता चला, डिस्काउंटिंग के बारे में पता चला। डिस्काउंटिंग क्या होता है? हाँ, डिस्काउंटिंग थोड़ा सा रह गया। उसमें क्या, एलसी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ना, जब डिस्काउंट करते हैं, जैसे हमारे को 30 डेज के लिए चाहिए था ना, 60 डेज निकल गए थे, लास्ट 30 डेज में क्राइसिस आया, अब आप 30 डेज पहले पैसा विड्रॉ कर रहे हो, पैसा विड्रॉ हो आपका, लेट्स से ये कितने करोड़ का हमने एलसी की बात की थी ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट था रेलवेज का जो बैंगलोर में लगने वाला है चाइनीज कंपनी से, तो उसमें 2500 करोड़ रुपए की जो हमने एलसी बनाई है, उसमें देखो आपके पास कितने दिन पहले आपको ये पैसे की जरूरत होगी, 30 डेज पहले। तो आपको लगता नहीं ये एक शॉर्ट टर्म लोन है? बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उन लोगों को मार्केट में पैसा देना है, बिजनेसमैन है बैंकर, है ना, तो आपको अगर 30 दिन पहले पैसा चाहिए इनसे, ये बैंकर रेडी है स्टेप इन करने के लिए डिस्काउंटिंग के लिए, आपको ये नहीं लगता 2500 करोड़ रुपया अगर आपको मैं 30 दिन पहले दे देता हूं तो मेरे लिए 30 दिन का पैसा ब्लॉक हो गया, उसके लिए मुझे रिटर्न चाहिए, तो मैं आपको ये शॉर्ट टर्म लोन की तरह से ट्रीट करूंगा, और सबसे पहले जो आपसे चार्ज करूंगा वो करूंगा इंटरेस्ट, ठीक है। 30 डेज का मेरा इंटरेस्ट हो गया, 30 डे, 60 डे, 90 डे, कोई भी सिस्टम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज देयर। अगर बैंक विलिंग है और वो आपको फाइनेंसिंग कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट मारेगा आपको पहले, फिर उसके बाद आपको डिस्काउंटिंग के चार्जेस भी लगाएगा अलग से। यानी क्यों? क्योंकि हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं, प्रिविलेज है ये, हर किसी को नहीं देते, आपको ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे एलीट क्लाइंट है, तो हम उसमें आपके अपने प्रोसेसिंग चार्ज के नाम से एक चार्ज है जो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत माइन्यूट सा होता है, लेकिन अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो फिर मतलब फिर कम हो जाएगा, लेकिन अगर अमाउंट छोटे छोटे हैं, जैसे 50,000, 1 लाख, ऐसे कोई डिस्काउंटिंग है छोटा छोटा, तो उसमें चार्जेस हम ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन तो छोटे छोटे अमाउंट के ज्यादा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बैंकिंग में और कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर, जहां बड़े बड़े लोन्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, बड़े बड़े एलसीज को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, तो वहां पे जो है ना, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है ट्रांजेक्शन की, तो हमारे को इवन छोटा सा 0.01% भी बहुत कमीशन निकाल के देगा, ठीक है। तो ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज को बैंक वाले मैनेज ही करेंगे, अपनी तरफ फेवर में देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो यूसीपीडीसी, हमने यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस, डीसी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जो हम एलसी की बात कर रहे हैं, इसको टेक्निकल वर्ड में यूसीपीडीसी कहते हैं। यानी ये वो लॉ है जो इंटरनेशनली एस्टैब्लिश किया गया है विद वेरियस प्रोविजंस, यानी जो भी आपके इंटरनेशनल ट्रेड में डॉक्यूमेंट्स यूज होने वाले हैं, जिसमें कि हम एलसी को भी यूज कर रहे हैं, तो अगर वो एक कंट्री में बने तो हो सकता है वो दूसरी कंट्री के किसी लॉ एंड प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो हमने इस लॉ के अंदर वो सारे प्रोविजंस कवर किए हैं कि जिससे एक बार ये इंस्ट्रूमेंट बने तो वो किसी भी मेंबर नेशन के किसी क्लॉज से डिस्प्यूट ना करे, यानी वो एरर फ्री रहे, ठीक है। तो ये काफी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद इतने सारे मेंबर नेशंस आपस में बैठ के रूल रेगुलेशन फाइनल करते हैं, जिसके अंडर ये आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सब कंट्रीज में सिमिलर टाइप से बनते हैं, तो इसमें आपका कोई इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आपकी डिस्काउंटिंग वगैरह हो जाएगी, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आपने एक बार बिल बना लिया, डिस्काउंट कर लिया, बाद में पता चलता है बिल गलत बना हुआ था और पेमेंट नहीं होगी इंटरनेशनल लॉज के अंडर, ठीक है। तो नीड टू बी लाइक यहाँ पे वो क्वेश्चन फ्री रहना पड़ेगा अपने को। डब्ल्यूटीओ और उसका इंपैक्ट देखो, डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये शुरू में डब्ल्यूटीओ नहीं था, इसका पुराना नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये 1945 में बना था। हमने लास्ट कुछ दिनों में ये सब्जेक्ट को ये शुरू से देखा, जहां हमने गोल्ड स्टैंडर्ड ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के अभी जो आपका जो डॉलर डिप्लोमेसी चल रही है उसको हमने स्टडी किया है, और उसके बाद यूरो के आने की वजह से एक पैरेलल करेंसी बिल्डअप हुई, उसको स्टडी किया। अब ये क्या है, हम ट्रेड की बात कर रहे हैं प्रेजेंटली, इस लेक्चर में हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड की फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं। इसमें कैट का क्या रोल है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ मेंबर नेशंस हैं, जो अब ये 1945 में बना है ना। आप देखो, आपके पास लीग ऑफ नेशन जो था वो यूएनओ का पुराना नाम था, उसको फिर बाद में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट किया यूएनओ के नाम से। तो जो भी मेंबर नेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है कैट के अंदर,
और ये 1945 से 1995 तक अपने तरीके से चलता रहा, पर 1995 में गैड का नाम जो है, नामकरण जो है, उसको चेंज करके दे हैव पुट इट इनटू अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड एज डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ट्रेड के को फैसिलिटेट करता है वर्ल्ड वाइड। अब आप बायस्ड नहीं हो सकते, अब आप थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि मार्केट बड़ी ट्रांसपेरेंट है। अब देखो इसमें क्या, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, ओके। हम इंडिया है, हमारे नेबर कंट्रीज कौन है? चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सारे, है ना। हमारी सारी कंट्री से सही बनती है एक्सेप्ट चाइना। चाइना से थोड़े बॉर्डर इश्यूज है, तो हमारी चाइना से सही नहीं बन रही है। कलर चेंज करता हूँ। तो जो चाइना से नहीं बन रही है, तो क्या हम कर सकते हैं कि भाई हम अपने नेबर्स, बाकी नेबर्स को तो अपना ट्रेड मार्केट इजी एक्सेस दे दें, बट चाइना को थोड़ा सा ब्लॉक कर दें। चाइना को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? क्योंकि इनकी हमारी बनती नहीं है, तो ये तो भैया अनफेयर ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो वो भी फेयर नहीं होगा। क्योंकि अब हम ग्लोबलाइजेशन एरा में बैठे हैं, जहां हमें लिबरलाइज करने हैं रूल्स और फिर प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना है। तो इसमें जो हमारी एंटिटी बन के आई है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ठीक है। और वो ट्रेड फैसिलिटेशन में आपको क्या करना है? रूल्स को कॉम्प्लेक्स से सिंपल करना है। नीचे की तरफ एरो बनाया ना, रूल्स को, डॉक्यूमेंटेशन को, रेड टेपिज्म जो है, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बिजनेस लगाने के लिए जो लाइसेंसेस वगैरह, अप्रूवल्स वगैरह चाहिए होता है, अगर वो बहुत ज्यादा रखोगे तो काम कहाँ होगा? अब सिंगापुर में देखो, आप जैसे ही यहाँ से हवाई जहाज से वहां लैंड करते हो ना, और आपको जब वीजा लगा होता है तो उसमें आपने मेंशन किया होता है कि बिजनेस पर्पस से आना है, तो उन्होंने क्या करना है? जैसे ही आपकी एयर टिकट बुक हुई है और आपकी फ्लाइट लैंड हुई है ना, वहां आपको इमीडिएटली उन्होंने आपका रेफरेंस उनकी मार्केट में सर्कुलेट कर देना कि ये इंडिया से एबीसी कंपनी के ऑफिशियल्स यहाँ बैठे हुए हैं, अगर किसी को मिलना है तो अपने बिजनेस डील के, यानी उनका जो भी प्रोडक्ट है जो वो शेयर करना चाह रहे हैं, वो इतना फास्ट है, यहाँ से कोई बिजनेसमैन वहां जाके उनकी अपॉर्चुनिटी चेक कर सकता है और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड डील्स करनी है वो सेटल कर सकता है। और उसमें लाइसेंसिंग भी बड़ी कॉम्प्लेक्स नहीं है, गवर्नमेंट सब कुछ अपने आप से इजी फैसिलिटेट करके देती है, ठीक है। आप इंडिया में कोई काम करके दिखा दो, इंडिया में काम करके दिखा दो, मतलब आपको एक फूड का लाइसेंस लेना है, एक शॉप खोलनी है, एलपीयू के अंदर ही शॉप खोलनी है। आई डोंट नो यहाँ पे फूड के लाइसेंस के पहले गवर्नमेंट के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, या आप ऐसे ही डायरेक्टली कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। बट कहीं पे भी इंडिया में आप फूड बेच रहे हो ना, तो आपको इनके डिपार्टमेंट से, ऑफिशियल डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, कुछ मिनिमम रेगुलेशंस फुलफिल करनी पड़ती है। वैसे ही कहीं पे कुछ नया आप बिजनेस सेटअप लगा रहे हो, तो उसके लिए वहां के लाइसेंसिंग अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए। रेड टेपिज्म इतना ज्यादा है, आपको यहाँ पे कोई भी चीज इजी होती नहीं है। बिजनेस मोस्ट कन्वीनियंट नेशन टू डू बिजनेस, अगर आप उस लिस्ट में इंडिया का रैंक देखोगे तो इंडिया इज वेरी फार, उसको बहुत पीछे किया हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको पहुंचते ही इजी परमिट, इजी वीजा, टैक्स फ्री रिजीम, ये सब दे रही है काम करने के लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम ये जो कर रहे हैं, ये सब अल्टीमेटली इसलिए कर रहे हैं कि हमारी ट्रेड का जो वैल्यू है वो बढ़े, सारे मेंबर नेशन उससे बेनिफिट करें। ये नहीं कि हम उसको खाली सिलेक्टेड रीजन्स में ही ऑपरेट करें। हमारे पास पहले ना रीजनल ट्रेडिंग एसोसिएशन होती थी, नाफ्टा है एक, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें क्या है? वो नॉर्थ अटलांटिक उस एरिया की कंट्रीज को फ्रीडम है कि वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, बाहर वाले नहीं कर सकते। इंडिया का क्या है? इंडिया में एक आपका है ये सार्क, SAARC, इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपस में इजी एक्सेस कर रहे हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब जो कंट्रीज है आसपास में, इनके ट्रेड बैरियर्स उतने ज्यादा नहीं है जितने बाकियों से। बट इनका प्रॉब्लम क्या था कि ये रीजनली ऑपरेट करते थे, एक रीजन को डेवलप करते थे, बाकी बाहर वालों को उतनी फ्रीडम नहीं होती थी, उनको थोड़ा बायसनेस फेस करना पड़ता था। तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने अभी WTO जब लेके मेंबर नेशन को आप फेवर दे रहे हो, सभी के लिए चले जाएगी।